स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो का ट्रैक रखेगा और इनका जो रिकॉर्ड रखेगा और जो मैं समझा रहा हूँ वो उसी बाती से यदि समझ लेगा तो ये पक्का मानो कि उसको इंग्लिश और जनरल नॉलेज का अच्छा से अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें जो प्राइम सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चे जो मात खाते हैं वो यही दो हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इसी कमी को पूर्ति करने के लिए मैंने ये जो है ना ये मेरे लिए मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है कि मैं स्टूडेंट्स का जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करूँगा। उनको मैं जो है ना परफेक्ट बनाऊँगा, क्योंकि जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश एक दूसरे को परिपूरक है। यदि मुझे जनरल नॉलेज आता है तो भाषा भी मुझे आती है, और यदि मुझे भाषा आती है तो जनरल नॉलेज भी मुझे आता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट इनको बहुत ही लगन से सीखेंगे और निरंतर उनकी जो है कंटिन्यूअस सीखते चले जाएंगे। तो कोई कारण नहीं है कि उनको अंग्रेजी और जो है ना ईडीएम और जनरल नॉलेज का कॉन्फिडेंस नहीं आए, ये बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए मैं आज का जो है शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जो मैं वर्ड लेता हूँ वो है कोलिगेट। कोलिगेट का मतलब है कि दो चीज़ों को बांधना, लिंक करना या टाई अप करना। जो चीज़ें आमतौर पर बिखरी हुई होती हैं वो आपस में जुड़ना उतना पसंद नहीं करती है, उनको यदि हम प्रयत्न करके बांधें तो हम कहते हैं कि उनको कोलिगेट कर रहे हैं। और ये चूँकि कोलिगेट वर्ब है और वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये ऑब्जेक्ट मांगेगी। तो जैसे कोलिगेट करना है तो अपन दो ऑयल्स का मिक्सचर करना है, जैसे वाटर और ऑयल का मिक्सचर करना है तो वो कहलाएगा कोलिगेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल। यह किसी प्रकार के फैक्ट का हमको असेमिलेट करना, एक जगह रखना, उनको मीनिंगफुल बनाना है तो उनको भी हम कोलिगेशन बोलते हैं। या हमको सबसूम करना है, एक चीज़ को दूसरे में, सबसूम का मतलब है एक चीज़ को दूसरे में मिलाना और उनकी एक ही बॉडी बनाना, या उनको एसोसिएट करना या लिंक करना या बाइंडिंग करना। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं कोलिगेट। कोलिगेट का मतलब है एक ही उनका जीव बनाना, एक ही उनका द्रव्य बनाना। अब फिर आप इसमें दो नहीं मालूम पड़ेंगे, उनका चूंकि मीनिंगफुल उनका अर्थ निकल आएगा तो ये कहलाएगा कोलिगेट, और कोलिगेशन ऑफ आइडियाज और कोलिगेशन ऑफ फैक्ट्स। अब नेक्स्ट लीजिए ईवर। देखो ईवर क्या होता है कि आर्टिस्ट अपना जीवन खपाता है, कुछ रचना करता है, पेंटिंग बनाता है, स्कल्पचर करता है, या कोई भी बॉडी ऑफ काम करता है, नोवेल लिखता है। तो एक ऐसा जितना भी उसने काम किया है अपने जीवन में उनका सम टोटल को हम ईवर कहते हैं। सम टोटल पूरा वर्क, जैसे रामधारी सिंह दिनकर साहब है, नेशनल पोइट भी रहे, उनका सारे जितने भी उन्होंने पोइम्स लिखी है, रश्मरथी हो कोई और भी हो, टोटल उन सबको यदि एक साथ हम माने तो वो उनका ईवर कहलाएगा। और इसका जो है ना नाउन है, सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी कहते तो आप ऐसे लगा दीजिए, वही ईवर बोला जाएगा, ऐसे नहीं बोला जाएगा। तो देखिए ईवर का मतलब है सम ऑफ द लाइफ वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, या राइटर का या कंपोजर का या पेंटिंग करने वाला का जो इनकी टोटल बॉडी ऑफ वर्क है, पूरा का पूरा काम है, उसको हम ईवर बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट है मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का मतलब है जो टोटल उनका वर्क है उनमें से एक महान वर्क, एक कंपोजिशन। मान लीजिए कि साहब उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, तो उनका मैग्नम ओपस है। अब आपने वेद व्यास जी है, उन्होंने लिखा महाभारत पोइम, पूरा पोइम है, दुनिया की सबसे बड़ी, वो मैग्नम ओपस है। तो किसी सज्जन का, किसी राइटर का एक जो लिटरेरी या पेंटिंग है, जैसे मोनालिसा है, वो उनका मैग्नम ओपस है लियोनार्डो का। इसी प्रकार से आप कह दीजिए माइकल एंजेलो कह दीजिए, राफेल कह दीजिए, और भी किसी का बढ़िया
जो हो, और उनका एक वर्क ऐसा हो जो चमकता हो, जिनके पीछे उनका नाम जो है लिया जा सकता हो, नाम जुड़ा हुआ हो, तो वो उनका मैग्नम ओपस हो गया। जैसे एक ग्रेट वर्क ऑफ ए राइटर, या मास्टरपीस है, या लिटरेरी वर्क है, या पेंटिंग है, या स्कल्पचर है, यानी एक मुख्य काम, उस मुख्य काम को हम बोलते हैं मैग्नम ओपस। और ये मैग्नम ओपस जो शब्द है ये लैटिन शब्द है। नाउ अब ये देखो, इतने मैंने फ्लोरिसेंस, फोटोल्यूमिनेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोफ्लोरिसेंस, ये सब में लुमिनेसेंस है, फ्लोरिसेंस है। ये लुमिनेसेंस का मतलब यह है कि रोशनी होना, रोशनी पैदा होना। अब मैं खाली आपको बायोल्यूमिनेसेंस की तरफ आपका ध्यान बताना चाहता हूँ। देखो, बायो में मंत्र होता है जीव, और ल्यूमिन होता है रोशनी, और सेंस लुमिनेसेंस में रोशनी करना, बायोल्यूमिनेसेंस। ये शब्द मैंने क्यों चुना है? इसलिए चुना है कि देखिए, महासमुद्र होता है, महासागर होता है, उस सागर में यदि आप देखेंगे रात के टाइम में, दिन में तो टाइम पता नहीं लगेगा आपको, और रात के टाइम में आप देखेंगे समुद्र चमकता है। इसका मतलब है कि ये चमक कहाँ से आ रही है? ये चमक उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो उनमें लाइट पैदा करने की क्षमता है, वो बायोल्यूमिनेसेंस है। वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई ऑर्थोपोड्स हो, या फिश हो, कोई भी स्क्विड हो, वो जानवरों को भगवान ने, परमात्मा ने ऐसी विधि दी है कि वो लाइट पैदा कर सकते हैं और चमक सकते हैं। अब आप देखिए कि महासागर के तलहटी में जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती, अंधेरा रहता है, पिच डार्क रहता है, परंतु वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म में वहाँ लाइट चमकती है। वो लाइट किसकी है? वो है बायोल्यूमिनेसेंस। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखेंगे कि बायो मानी जीव, ल्यूमिनी मानी रोशनी, ल्यूमिनेसेंस यानी लाइट। अब आपको बिल्कुल धरातल पर ले आता हूँ कि कभी आपने देखा होगा रात के समय जुगनू उड़ता है, एक मच्छर का जितना सा होता है, ऑर्थोपोड्स है वैसे तो। वो जुगनू रात को उड़ता है तो आपको लाइट दिखती है, उसकी लाइट चमकने वाला मच्छर है। वो कैसे करता है? वो केमिकल से करता है, वो केमिकल इमिट करता है, और वो केमिकल से लाइट पैदा होती है। तो ये दो वर्ड लिखा है ना, केमिल्यूमिनेसेंस, ये उन्हीं का कारण है। तो मैं आपका ध्यान बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए मैं आपको लेकर चला गया ओशिनोग्राफी में। ओशंस में जो है, महासागर की, समुद्र की तलहटी में भी जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, वहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म है, इनकी ये पोटेंशियल है, इनमें ये क्षमता है कि ये लाइट पैदा कर सकते हैं, जो बायोल्यूमिनेसेंस। अब आ जाइए हाइपोस्टेसिस। देखिए, हाइपोस्टेसिस होता क्या है? हाइपोस्टेसिस एक्चुअली में एक तरह से क्विंटेसेंस, एक से मेन चीज़ जो तलहटी में अंदर छुपी हुई हो, वो चीज़ होती है। अब जैसे मनुष्य है, उसमें क्या छुपा हुआ है? तलहटी दिखता तो सबको है शरीर, परंतु छुपा हुआ है आत्मा, स्पिरिट, वो है उसका हाइपोस्टेसिस। अब फिलोसफी में लो तो उसका सोल हो गया। यदि क्रिश्चियनिटी में लेंगे तो ट्रिनिटी हो गया, यानी जो ईसा मसीह है उनमें गॉड हेड भी है, परमात्मा का तत्व भी है, और मनुष्य का तत्व भी है, और आत्मा भी है। वो ट्रिनिटी कहलाते हैं। तो ये हाइपोस्टेसिस का मतलब है कि जो बिल्कुल एसेंस, जो सबस्ट्रेटम, ऐसी क्वालिटी जो उस चीज़ को बनाती है, यानी मनुष्य है, यदि उसमें आत्मा नहीं है तो मनुष्य नहीं कहलाएगा। तो क्रिश्चियनिटी में भी ये गॉड हेड का आ जाता। फिर सॉल्यूशन में, आप सॉल्यूशन है, उसमें जो नीचे सबस्ट्रेटम बैठता है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, तो उसको भी हम हाइपोस्टेसिस कह सकते हैं। या आप देखिए फिजियोलॉजी में अपने बॉडी में ब्लड घूमता है, और यदि लोअर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो किसी ऑर्गन में जाकर के ब्लड इकट्ठा हो जाता है लोअर पोर्शन में, और वो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो इसको हाइपो का मतलब होता है नीचे, लोअर,
और स्टेसिस का मतलब जगह होना, स्थित होना। तो लोअर हाइपोस्टेसिस ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको फिलोसफी के हिसाब से तो आप ये करें कि इसेंस क्या होता है। बॉडी में बॉडी है, फिर स्पिरिट है, तो स्पिरिट हो गया। क्रिश्चियनिटी में जैसे मान लो ईसा मसीह है, तो वो मनुष्य तो आपको दिख रहा है, परंतु उसमें भी गॉड का तत्व है। इसी प्रकार से सॉल्यूशन में सेडिमेंट है जो नीचे बैठता है, और इसी तरह से मैंने बता दिया फिजियोलॉजी में ब्लड है। अब मैं आपको शब्द थोड़ा 2 शब्द भी फोबिया का भी बता देता हूँ। देखो ओफिडियोफोबिया याद रखना कि ओफिड से फैमिली के होते हैं स्नेक्स, इसलिए ओफिडोफोबिया का मतलब है फियर फ्रॉम स्नेक्स। और वो तो हमें जो है बाबा आदम के ज़माने से ही फियर घुसा हुआ है, इसलिए ओफिडियोफोबिया आपको याद रखना है कि फियर फ्रॉम स्नेक्स। अब दूसरा है कि आम ये देखा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी मनुष्य हैं या कोई भी है, पब्लिक स्पीकिंग से उनको डर लगता है। घर में तो बोल लेंगे खूब, पर यदि उनको कोई डाइस पर खड़ा कर दे तो वो थोड़ी झिझक आ जाती है, थोड़ा सिरहन छूट जाती है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, जबकि उनके पास बोलने को सब कुछ है, परंतु एक उनमें थोड़ा सा हिच होती है। इस हिच को ही हम फोबिया बोलते हैं, जिसका नाम है लेलोफोबिया या ग्लासोफोबिया। तो ये ग्लासोफोबिया 2 फोबिया मैंने बताया, ओफिडियोफोबिया और ग्लासोफोबिया। तो इस तरह से जो है ना, मैंने आपको सारे शब्द बताए हैं, और आप कृपया करके इनको याद करें, डायरी में लिखें, और वीडियो को पोस्ट करते हुए मैंने जैसे बोला है उनको आप लिख लें और आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना।